सर नहीं है। जी जनाब, आज ये शुरू से ही इसे मौत आ रही है वाईफाई को। तीसरी मरतबा ही डिस्कनेक्ट हुआ है। जी जनाब, तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाए, कुछ ना नजर आने वाली रेस को इमिट करके, इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट जिनके चार्ज नंबर Z ग्रेटर देन 82 हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल एंड नॉन कैटलिस्ट प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस खुद होने वाला अमल है, आप नहीं कुछ कर सकते। जो भी होगा खुद होगा। कब होगा, कैसे होगा, आपका इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है, आपका इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इरिवर्सिबल है, वापस नहीं लौटाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हो गया है तो आप कहें दोबारा वापस हो जाए, नहीं, हो गया हो गया। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप रेडियो एक्टिविटी को इरिवर्सिबल बना दें। नॉन कैटलिस्ट, जैसे केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम किसी रिएक्शन को अगर हीट प्रोवाइड करें तो रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है, यानी केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ये जो आपका रेडियो एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मटेरियल को मैं गर्म करूं तो शायद रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। रेडियो एक्टिविटी कोई कैटलिस्ट इस पे काम नहीं करता। आप कुछ भी कर लें, इसका जो अपना रेट है वही रहेगा। स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। इरिवर्सिबल, वापस नहीं लौटाया जा सकता। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी की जो दरियाफ्त है वो इत्तेफाकन हुई। इसका सहरा जाता है दो साइंटिस्ट, एक कपल था, हेनरी कोरी और उनकी मिसेस मैरी कॉरी। क्यूरी भी कहते हैं, कॉरी भी कहते हैं। इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। उनके लेबॉर्ट्रीज के अंदर उनकी फोटोग्राफिक प्लेट्स खराब हो जाया करती थी। बहुत ज़्यादा एहतियात से रखने के बावजूद उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट को ख़राब कर रही है। फिर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उन्होंने अपनी उंगलियां बनी देखी, यानी जो शेड बन रहा था वो कुछ ऐसा था जैसे इनकी उंगलियों की हड्डियां आई हैं, बोन्स आई हैं। इससे उनको अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी रेज हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं और किसी चीज़ में से निकल रही हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को डिस्टर्ब कर रही हैं। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि वो क्या वक्त था, वो क्या चीज़ करीब थी। तो उनको पता चला कि रेडियम उनकी लैब में मौजूद है, और यकीनन ये रेडियम में से कुछ रेज हैं जो उनके हाथ से भी गुजर गई हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया है। इस तरह इसकी डिस्कवरी हुई।
तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स Z ग्रेटर देन 82, उनसे ना नज़र आने वाली रेज इमिट होती हैं और वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी. एंड ऑल द एलिमेंट्स कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स which have a charge number Z greater than 82. Spontaneous, irreversible और नॉन कैटलिस्ट प्रोसेस. आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि चलें देखें भाई कितने किस्म की रेडियो एक्टिविटी हो सकती है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया. एक्सपेरिमेंट आपके सामने. दो चैम्बर थे. एक को नाम दिया वैक्यूम चैम्बर और दूसरे को नाम दिया सोर्स चैम्बर. सोर्स चैम्बर में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो रेडियो एक्टिव हैं. जबकि वैक्यूम चैम्बर में वैक्यूम बनाया हुआ है. ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है और वैक्यूम चैम्बर पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज. अगर वाकई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कुछ रेज इमिट होती हैं तो उनको वैक्यूम चैम्बर में जाने का एक रास्ता दिया गया कि वो रेज जो हैं वो वैक्यूम चैम्बर में पहुंचें और फोटोग्राफिक प्लेट तक जाएं. ऊपर वो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको 3 स्पॉट्स नजर आए. यानी जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज किया देखा तो पता चला कि उधर 3 प्रिंट्स बने हुए. 3 लाइंस आई हैं. यानी स्लिट से सोर्स चैम्बर से 3 मुख्तलिफ किस्म की रेज इमिट हुई हैं और यकीनन वो ऐसे चलते हुए आई हैं जैसे कि सोर्स चैम्बर में उनका पाथ दिखाया गया आपको और फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर हिट किया और जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर इस तरह निशान बने हुए. एक निशान बिल्कुल दरमियान में है. बिल्कुल दरमियान में ये वही जगह है फोटोग्राफिक प्लेट पर जिसके जस्ट नीचे वो स्लिट है जो सोर्स चैम्बर से आने वाली चीज़ों को ऊपर ला रही है. और 2 निशान दाएं बाएं बने हैं उसके. एक करीब बना एक दूर बना है. 3 निशानात से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से 3 तरह की रेडियो एक्टिविटी हो रही है. इनके नाम रख दिए. अल्फा रेडियो एक्टिविटी, बीटा रेडियो एक्टिविटी एंड गामा रेडियो एक्टिविटी. इन्होंने कहा ये जो रेज हैं जो नज़र तो नहीं आ रही लेकिन इमिट हो रही हैं फ्रॉम द सोर्स चैम्बर और सोर्स चैम्बर में हमने रखे हुए हैं वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होने का शुबा है उनमें और उन एलिमेंट से ये रेज इमिट हो रही हैं और ये रेज 3 तरह की हैं. सबसे पहली रे वो हैं जो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधी आई हैं और ऊपर आकर फोटोग्राफिक प्लेट पर हिट किया है. बाकी 2 रेस चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमल है. ये रे जो बिल्कुल सीधी आई है ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई है. यानी मैग्नेटिक फील्ड ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा. जिस रे का मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ नहीं बिगाड़ा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वो वेव्स हैं जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर जाती हैं. लेकिन जो डिफ्लेक्ट हुई हैं जो उस जगह जहां से दाखिल हुई थी वैक्यूम चैम्बर में उधर नहीं हिट किया उन्होंने बल्कि वहां से अपना रास्ता तब्दील किया है. तो ये 2 तरह की रेज हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स पर मुश्तमल है. यानी इन पर चार्ज भी ऑपोजिट है. अगर दोनों पे नेगेटिव होता तो दोनों लेफ्ट पर आती. दोनों पे पॉजिटिव होता तो दोनों राइट पर आती.
नहीं, एक राइट एक लेफ्ट पे आने का मतलब है कि इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव हैं वो भारी पार्टिकल्स हैं, उनका कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। और जो हल्के हैं, हल्के पार्टिकल्स हैं, वो नेगेटिव हैं, और वो ये आए हैं हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ हिट कर गए। चुनाचे इनके नाम रख दिए गए। वो जो प्लस हैं और भारी पार्टिकल्स हैं उन्हें अल्फा रेडियो एक्टिविटी कहा गया। वो जो हल्के पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो बीटा रेडियो एक्टिविटी कहा गया। और वो जिन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फोटोग्राफिक प्लेट पर आई हैं, उन्हें गैमा रेडियो एक्टिविटी या गैमा रेडिएशन कहा गया। इस तरह तीन तरह की हमें। सर जी। सर सोर्स एक ही है, एक सोर्स से ये वो अल्फा बीटा एक्सीडेंट हो रहे हैं? नहीं, आप देखें सोर्स चैम्बर में नीले निशान भी हैं, लाल भी हैं, काले भी हैं। तो क्या मतलब हुआ? हर किस्म का सोर्स इसमें डाल दिया हमने, किसी एक सोर्स से नहीं आ रहे। जितने एग्जैक्ट ग्रेटर देन 82 थे सबको सोर्स चैम्बर में भर दिया। लेकिन उन सब से मिलकर भी सिर्फ तीन तरह की रेडियो एक्टिविटी है। अगर वो फर्ज करें कि मैंने 25 एलिमेंट डाल दिए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि 50 किस्म की रेज मिली हैं। उन 25 से भी सिर्फ तीन ही तरह की रेडियो एक्टिविटी हो रही है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये नहीं कह सकते हैं थैंक यू। ये सब एक से ही आ रही है, नहीं। अब जब इनका मजीद एनालिसिस किया गया तो तीन तरह की रेज में हमने इनके नाम रख दिया, अल्फा, बीटा, गैमा। और ये बताया कि अल्फा रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रेज इमिट हो रही हैं, बीटा रेडियो एक्टिविटी में बीटा रेज इमिट हो रही हैं, और गैमा रेडियो एक्टिविटी में गैमा रेज इमिट हो रही हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी को रिलेट कर दिया उन रेज से जो इमिट हो रही हैं। तो अल्फा रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रेज, बीटा रेडियो एक्टिविटी में बीटा रेज एंड गैमा रेडियो एक्टिविटी में गैमा रेज। मजीद जब इनका एनालिसिस किया गया एक एक करके, तो पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा रेज इमिट करते यानी अल्फा रेज मिलती हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। बीटा रेज जो हमें मिल रही हैं वो बीटा पार्टिकल्स हैं, एंड गामा रेज जो मिल रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, किसी एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो वो जो न्यूक्लियस है उससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे यकीनन, तो वो सब मिलकर हमारे लिए अल्फा रेस का काम कर रहे हैं। अल्फा रेस का बाकायदा एनालिसिस किया गया। आगे अलग अलग हम देख रहे हैं कि अल्फा, बीटा और गैमा रेस जो हमें हासिल हुई, उसको हम एक एक करके देखते हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी अल्फा में क्या हुआ। पता चला कि इन अल्फा रेडियो एक्टिविटी द अल्फा रेज emit from the radioactive nucleus, and alpha rays consist the alpha particles। अल्फा रेस अल्फा पार्टिकल पर कंसिस्ट करते हैं, एंड अल्फा पार्टिकल आर द हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पता चला कि अल्फा पार्टिकल दरअसल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम के न्यूक्लियस से मुराद उसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों चीजें यानी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स मिलकर अल्फा पार्टिकल बना रही है। ठीक है। जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है,
तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस अल्फा डीके हुआ है। डीके कहते हैं जवाल को। एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का निकल जाना अल्फा डीके कहलाएगा। क्या होता है जब कोई अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकल जाए? इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स निकले मिलकर। 2 प्रोटॉन्स का मतलब आप जानते हैं 2 चार्ज नंबर और 2 न्यूट्रॉन भी शामिल हों तो 4 मास नंबर। इक्वेशन देखिए, एक एलिमेंट है कोई भी x, चार्ज नंबर z है, मास नंबर a है, अल्फा पार्टिकल निकला। अब ये एलिमेंट तब्दील हो गया। अब इसका चार्ज नंबर z नहीं रहा बल्कि z-2 हो गया, तो प्रोटॉन चले गए। इसका मास नंबर 4 कम हो गया, यानी 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी चले गए। और वो जो निकल के गया है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी 4 मास नंबर, दैट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो अब ये बात याद रखने वाली हो गई बिल्कुल कि जब कभी भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके होगा, यानी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो इसका चार्ज नंबर 2 कम होगा, मास नंबर 4 कम होगा हमेशा। अब यकीनी बात है 2 प्रोटॉन चले गए 2 न्यूट्रॉन चले गए, एलिमेंट तो वो नहीं रहा ना, चेंज हो गया। दैट इज अ रेडियो एक्टिविटी। विच टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिविटी? द अल्फा रेडियो एक्टिविटी। तो हर अल्फा रेडियो एक्टिविटी किसी भी एलिमेंट में होगी तो इट मींस कि द चेंज इन द चार्ज नंबर एंड मास नंबर, चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। व्हेन अ parent's nuclei emits an alpha particle, then the charge number Z and mass number A of the daughter nuclei, या daughter nucleus, less than 2 charge number and mass number 4 less हो जाएगा respectively। चंद एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये जो X है ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई कहलाएगा और नया बनने वाला न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा। तो पेरेंट्स न्यूक्लियाई का चार्ज अगर Z था तो वो 2 कम हो गया, पेरेंट्स न्यूक्लियाई का मास नंबर A है तो वो 4 कम हो गया। इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी कौन कौन से रेडियो एक्टिविटी की एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। देयर आर 5 एग्जाम्पल्स। रेडियम, जिसका चार्ज नंबर 88 है, मास नंबर 226 है, जब उससे अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलता है तो ये रेडियम रेडियम नहीं रहता, रेडॉन में तब्दील हो जाता है। रेडॉन जिसका चार्ज नंबर 86 होता है, मास नंबर 222 होता है। यानी रेडियम के चार्ज नंबर में 2 की कमी आ गई, मास नंबर में 4 की कमी आ गई, तो वो रेडियम तो नहीं रहा। नाउ इट बिकम रेडॉन। दैट इज द पेरेंट्स न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज अ डॉटर न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम सर 92 जी। सर ये हम ये जो हीलियम से 2 प्रोटॉन हम निकालते हैं तो ये किस तरह निकल, सोर्स हमें क्या अप्लाई किया और जब ये हमने निकाल दिया तो इस ये जगह तो फ्री हो गया, तो उस जगह में कोई चीज आता है या वही उस तरह खाली रहता है वही जगह जो प्रोटॉन का था पहले? 3 बातें जो मैंने कही थी आपसे वो याद रखें। हम कुछ नहीं कर रहे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी खुद होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि न्यूक्लियस अपने इस अल्फा को, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की पैरिटी को बाहर फेंक देता है। हम कुछ नहीं कर रहे। कब करेगा, कैसे करेगा, ये हमारा इख्तियार नहीं है। नेचुरल प्रोसेस है, खुद हो रहा है। और जब हो गया, उसमें से कुछ पार्ट निकल के चला गया, तो अब जो कुछ भी बचा है वो यकीनन वो नहीं रहा जो था।
88 प्रोटॉन्स में से 88 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन्स चले गए हैं, तो अब वो रेडियम तो नहीं रहा, अब तो रेडॉन बन गया, और ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं होगा, कोई खाली वाली जगह नहीं है। कुछ हिस्सा टूट के बाहर आ गया, कुछ हिस्सा टूट गया न्यूक्लियस की सतह का, अब बाकी जो बचा है वो न्यूक्लियस है, और जो पार्टिकल निकल गया है वो अल्फा है। ना हमने कुछ किया है और ना हम कुछ कर सकते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद होगा, कब होगा ये। सर सर ये तो सही है, लेकिन इसे हमें कुछ फायदा होगा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाए, इससे हमें फायदा है या नुकसान है जब ये इस तरह हो जाए? दोनों बातें, फायदा भी है नुकसान भी है। इन आने वाले अल्फा पार्टिकल्स से हमने बहुत काम लिए हैं। अभी आपने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की थी, तो इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स की बदौलत हमने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और भी बहुत सारे मेडिकल में भी इनके यूजेस हैं। ये जो आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट किस्म के रेडियो एक्टिव, इन्हें बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खून में छोड़ देते हैं उनको, मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस बनती हैं जिनसे फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ऐसी रेडियम आपके घर में पड़ा हुआ हो, आपको अल्फ़ा रेज़ और आपके जिस्म में से खूब गुज़र गुज़र के जा रही होंगी, थोड़े दिन के बाद आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, आप उसके नुकसान को हासिल कर लें या उसके फ़ायदे को हासिल कर लें। थैंक यू सर, थैंक यूरेनियम 92 238 में से अल्फा पार्टिकल जब निकल जाता है तो यूरेनियम नहीं बचता, थोरियम बच जाता है, जिसका चार्ज नंबर 2 कम हो जाता है, 90 बन गया, और 234 मास नंबर। और ये जितने ये नज़र आ रहे हैं, ये ब्रैकेट में लिखें, यही अल्फा पार्टिकल्स हैं, हीलियम के न्यूक्लिया है। CM 96 247 अल्फा पार्टिकल निकला, प्लूटोनियम बन गया, और प्लूटोनियम 94 243 अल्फा पार्टिकल। सबके चार्ज नंबर मास नंबर बराबर होंगे। देखिए यहाँ 88, इस तरफ राइट पे 86 प्लस 2 88, 92 90 प्लस 2 92, 96 94 प्लस 2 96, 84 82, 82 प्लस 2 वही 84। थोरियम 92 30 में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो रेडियम बनता है, रेडियम जिसका चार्ज नंबर 88 226 है, एक अल्फा पार्टिकल निकला। फिर इस रेडियम से भी फिर अल्फा पार्टिकल निकला, अब वो रेडॉन बन गया। ये सिलसिला बाज़ जगह बहुत लंबा चलता है, इन्हें सीरीज कहते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल इक्वेशन दिखाई हैं मैंने आपको, जिन सब में अल्फा डीके हो रहा है, हर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको अल्फा एमीटर कहेंगे। अल्फा एमीटर यानी ऐसे एलिमेंट जिनसे अल्फा पार्टिकल निकलता है, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अल्फा एमीटर हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और ये सारे लेफ्ट पे पेरेंट्स न्यूक्लियाई कहलाएंगे, ये तमाम डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, और ये वो रेडियो एक्टिविटी है जो यहाँ पर हमारे सामने हो रही है, दैट इज अल्फा। अब ज़बानी याद रखने वाली कौन सी बात है, हमेशा जब भी अल्फा रेडियो एक्टिविटी होगी, हमेशा चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द अल्फा डीके। बीटा, ये पता चला कि जो बीटा हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बीटा रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हो रहे हैं? तफसील में आते हैं। इन बीटा रेडियो एक्टिविटी द बीटा रेज emit from radioactive substance, and beta rays consist the beta particles which are electrons। बीटा पार्टिकल तो कह रहे हैं हम उन्हें, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
but electron cannot stay in the nucleus freely. इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं होता और ना रह सकता है। तो हम ये कहते हैं कि पहले न्यूट्रॉन अपने आप को डीके करता है। न्यूट्रॉन डीके इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एस्केप कर जाता है, वो वहां रुक नहीं सकता। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एस्केप करेगा तो इसका मतलब होगा बीटा डीके। इक्वेशन क्या दिखाई आपको? न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ रहा है, P+1 यानी प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो न्यूट्रॉन की हैसियत से था, अब वो न्यूट्रॉन की हैसियत से न्यूक्लियस में नहीं है, अब वो प्रोटॉन की हैसियत से न्यूक्लियस में है। इसका मतलब न्यूट्रॉन अब एक चार्ज भी ऑफर कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। बीटा पार्टिकल बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन की सूरत में। आफ्टर बीटा डी के हम देख रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन जो पहले न्यूट्रॉन था अब प्रोटॉन बन गया है और उसका नेगेटिव बाहर चला गया है, तो यकीनन चार्ज नंबर में 1 का इजाफा हो गया। पहले तो वो न्यूट्रॉन की शक्ल में था अंदर और वो किसी किस्म का कोई चार्ज का रोल प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन प्लस माइनस ये न्यूट्रल था पहले, अब ये प्लस माइनस में टूटा तो प्लस अंदर और माइनस बाहर, तो ये न्यूट्रॉन अब इस शक्ल में अंदर मौजूद है, तो चार्ज नंबर में 1 इजाफा हो गया, बट मास सर रिमेन्स द सेम। सर फिर ये न्यूट्रॉन पे पहले तो न्यूट्रल था, तो ये चार्ज कहाँ से इसके ऊपर आ गए, यानी ये प्लस में चला गया और हम नेगेटिव? कहते हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है और न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने की उसकी वजह क्या है और प्रोटॉन से उसका मास ज्यादा होने की क्या वजह है? वो वजह आपके सामने है कि दरअसल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक ऐसा पार्टिकल तरतीब दे लेता है जो चार्ज लेस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस उतना ही चार्ज न्यूट्रल और मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो जो थोड़ा सा ज्यादा सर तो सर सर तो फिर इसका मतलब तो ये आता है कि ये जो न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये भी इसको हम यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जी जी, लेकिन वो न्यूट्रॉन ही की शक्ल में होगा, आजादाना तौर पे अलग अलग नहीं होंगे दोनों। थैंक यू सर। जहां टूटा वहां इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर निकला। जब तक न्यूट्रॉन के अंदर कंपोज्ड हुआ है इलेक्ट्रॉन, यानी एज अ न्यूट्रॉन अंदर है, वो रहेगा, लेकिन जहां वो ब्रेकअप हुआ फिर वो बाहर निकलना उसका लाजमी है, और वही बाहर निकलना बीटा पार्टिकल है। अब ख्याल रखिएगा इसकी 2 और किस्में भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे कोर्स में सिर्फ नेगेटिव बीटा था इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया। यहाँ पर और भी 2 तरह के बीटा डी के और होते हैं जिसका यहाँ तस्करा हम नहीं कर रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर चार्ज नंबर Z और मास नंबर A का कोई एलिमेंट है, यानी पेरेंट्स न्यूक्लियाई, और उससे बीटा पार्टिकल इमिट हो जाए, तो क्या देखते हैं कि चार्ज नंबर 1 बढ़ गया और मास नंबर वही रहा, एंड दैट इज अ बीटा पार्टिकल जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल नंबर 1, लीड 82। इसका मास नंबर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। सर चार्ज नंबर कम नहीं होगा? जी सर चार्ज नंबर कम नहीं हो रहा सर? किसका? सर ये बीटा पार्टिकल का। क्यों चार्ज नंबर क्यों कम होगा? प्रोटॉन, वो न्यूट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर चला गया, अब वो प्रोटॉन की सूरत में अंदर मौजूद है, तो प्रोटॉन की सूरत में मौजूद है ना, पहले न्यूट्रॉन की सूरत में था, तो चार्ज नंबर कम होने के बजाय बढ़ेगा। चले सर, ठीक है ठीक है।
Z+1 मास वही, लेट 82 इसका चार्ज नंबर है, बीटा पार्टिकल बाहर आया, 81 हो गया बिस्मथ, -1 और मास नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये बीटा पार्टिकल। थोरियम 9234, Pa 91234, यानी चार्ज नंबर 1 बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन मीन्स द बीटा पार्टिकल। यूरेनियम 92